कांग्रेस चाहेगी कि उसका अपर हैंड रहे, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह चीफ मिनिस्टर के फेस पे जो घमासान एमवीए में मचा हुआ है, उस पे इन लोगों को या तो क्लियर कट एक स्टैंड लेना होगा कि साहब हम लोग चुनाव के बाद ही डिसाइड करेंगे। अगर हम लोग दोनों गठबंधनों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा सीटें उसके पास है। जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उनकी भी पार्टी उन्होंने जो एमवीए से अपना किनारा कर लिया था पिछले लोकसभा में, उन्होंने भी वो भी इस बार असेंबली सीट में जो है इसके साथ में नहीं आते हुए दिख रहे हैं। और उसमें उन्होंने कुछ जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी की तरफ से पहले ही टिकट दे दिया है, तो उनकी भी तैयारी है। नमस्कार, पोल पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। आज चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया, लेकिन इस दौरान जो चुनाव आयोग ने कई राज्यों में जो लगातार अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर उपचुनाव जो होने हैं, विधानसभा के उपचुनाव और लोकसभा के उपचुनाव, उनकी भी घोषणा की है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, 9 पर ऐलान किया है। एक सीट जो है अयोध्या की मिल्कीपुर, उस पर ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन क्यों नहीं हुआ है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके अलावा महाराष्ट्र में जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद वहां पर किस तरीके की राजनीति है, किस तरीके से शिंदे ने वहां पर एक बड़ा कार्ड खेल दिया है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ अरुण चौबे सर हैं, रोजाना की तरह। तो अरुण सर, सबसे पहले अयोध्या से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर जो सीट है, विधानसभा उपचुनाव होने थे उस सीट पर, लेकिन आज उस सीट को छोड़कर सभी जो अन्य सीट हैं वहां पर चुनाव आयोग ने ऐलान किया, तारीख बताई कब चुनाव होंगे, कब रिजल्ट आएगा, लेकिन उस सीट को छोड़ दिया। आखिर क्यों छोड़ा गया उस सीट को? देखिए नरेश, आज चुनाव आयोग ने जो है 2 स्टेट के डेट्स का अनाउंसमेंट किया, जिसमें महाराष्ट्र और झारखंड का है। महाराष्ट्र एक फेज में होगा जो कि 20 तारीख को होगा, और झारखंड जो है 13 और 20 को होगा। उनकी काउंटिंग जो है 23 को है। तो दोनों स्टेट के साथ में उन लोगों ने जो है 47-48 सीट्स जो पहले की जो असेंबली सीट्स पेंडिंग थी, और 3 लोकसभा सीट भी थी, उन पे भी डेट अनाउंस होनी थी। लेकिन उन लोगों ने एक लोकसभा, एक असेंबली सीट, लोकसभा वेस्ट बंगाल की बसीरहाट कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहां पर आपने लोकसभा इलेक्शन के दौरान जो आपने देखा होगा, बहुत वो सीट चर्चा में रही थी, संदेश खाली वाला एपिसोड हुआ था। तो वो सीट, और उसके साथ में जो है मिल्कीपुर से जो अवधेश प्रसाद जो हैं, जो वहाँ पर अयोध्या सीट जो लोकसभा में जीते समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके बेटे हैं अजीत प्रसाद को उनको दी गई थी। उनको समाजवादी पार्टी ने वहाँ से खड़ा किया है। लेकिन वहाँ लीगल इशू, कुछ पिटीशन फाइल हुआ है। तो लीगल इशू होने की वजह से इन दोनों सीट पर एक लोकसभा सीट और एक ये असेंबली सीट, दोनों जगह पर यही मुद्दा सामने आ रहा है, यही बात सामने आ रही है। वहाँ पर लीगल इशू है, कुछ पेंडिंग है, पिटीशन फाइल हुई है, कोर्ट में मामला पड़ा हुआ है। इस वजह से थोड़ा लीगल इशू की वजह से असेंबली अयोध्या वाली सीट, अयोध्या सीट पे, उस पे भी इसी तरह का मामला है। लीगल इशू की ही वजह से दोनों सीट पे अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बाकी जगहों पे जिसमें आप देखेंगे 2 प्रमुख लोकसभा सीट्स हैं, वायनाड है जहाँ से राहुल गांधी ने छोड़ा और रायबरेली जीते, तो रायबरेली को प्रीफर किया। दूसरी एक नांदेड़ सीट है महाराष्ट्र की, वो उसका भी इलेक्शन होगा महाराष्ट्र के साथ में 20 तारीख को। तो बिल्कुल सर, अब आते हैं महाराष्ट्र की राजनीति पर, क्योंकि चुनाव की तारीखों का जैसे ही ऐलान हुआ तो महाराष्ट्र में सीएम शिंदे ने वहां के कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया। उसके बाद से उन्होंने दिवाली पर बोनस दे दिया, उन्होंने अब सभी को लागू कर दिया। हालांकि बोनस की सबको काफी बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि कर्मचारियों को। लेकिन सर, कैसे देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति? महाराष्ट्र के नेताओं के पास, महाराष्ट्र में पार्टियों के पास ज्यादा वक्त नहीं है इस चुनाव प्रचार के लिए। तभी वहां जो चुनाव की सुगबुगाहट थी वो काफी पहले से शुरू हो गई थी। लगातार सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल गई थी। अब क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है? इतने कम समय में कैसे चुनाव प्रचार हो पाएगा, कैसे ये चीजें हो पाएंगी? क्या सही तरीके से होगा या फिर ये चुनाव ऐसे ही जाने वाला है? मैं आपको बता दूं कि चुनाव की तैयारी एक तरह से देखा जाए वहां पर उसी समय से शुरू हो गई थी, जब 2 स्टेट हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अनाउंस हुआ था। तो सभी का, इन चारों स्टेट का एक साथ में होना था। तो आप यूं कह सकते हैं कि उसके बाद में जो है तैयारी वहां पे चल ही रही थी। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर की लगातार वहां पर रैलीज हुई, आपने ध्यान दिया होगा, और काफी सारे अनाउंसमेंट हुए। उसमें बीच में एक इशू जरूर आया, वो जो शिवाजी की मूर्ति का गिरना, उसके इर्द गिर्द राजनीति होना, वो सब इशू थे। लेकिन इसके बावजूद जो है वहां पर मुद्दे कई और हैं जो कि गरमाए हुए हैं इस समय। और तैयारी की बात जो आपने कही, कम समय इस तरह से देखा जाए तो कम मिला है। लेकिन जो यूं कहें कि चुनाव की जो एक तरह सरगर्मी है,
वो उसी समय से शुरू हो गई थी। कांग्रेस भी एक्टिव थी। आप देखेंगे कि वहां पर आपस में जो खींचतान चल रही सीटों के एडजस्टमेंट को लेकर, तो बीजेपी वहां पर अभी भी आप देखेंगे कि 288 सीट्स में बीजेपी अभी भी सिंगल लार्जेस्ट है। 103 एमएलए उनके पास में बिल्कुल सर, लेकिन यहाँ पर बीजेपी, अगर हम लोग दोनों गठबंधनों को देखें तो यहाँ पर बीजेपी सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे ज्यादा सीटें उसके पास है। तो उधर हम देख रहे हैं कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना सबसे ज्यादा हाईलाइट है, क्योंकि वही वहां पर प्रमुख चेहरा बना हुआ है इस गठबंधन का। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी वर्सेस अगर शिवसेना उद्धव गुट अगर ग्रुप अगर कर दिया जाए तो यहां पर कौन भारी पड़ सकता है? देखिए, एक तरह से देखा जाए तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट, दूसरी जो है शिंदे के नेतृत्व में जो वहाँ सरकार चल रही है, जो महायुति की सरकार, जो बीजेपी समर्थित सरकार है, आप देखेंगे कि उसका जो मेजॉरिटी एमएलएज है, 40 एमएलएज उनके पास में है, और 15 मुझे लगता है कि 15 एमएलएज ही जो है शिवसेना के पास में है, जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है। तो जाहिर सी बात है, अभी जो लड़ाई की बात कर रहे हैं वो एक तरह से, लेकिन लोकसभा में सर आपने देखा होगा कि उद्धव की शिवसेना जो है उसको लोगों ने कबूल किया है, उसको स्वीकार किया है, उसका रिजल्ट लोकसभा में हम लोग देख चुके हैं। लोकसभा में बुरी तरह हार गई थी शिंदे की शिवसेना, और वहां उद्धव की शिवसेना ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था वहां पर। तो उसे देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि लोगों ने इस बार क्या करने वाली महाराष्ट्र की जनता? महाराष्ट्र के जो लोकसभा इलेक्शन थे, महाराष्ट्र बहुत क्रूशल स्टेट था। आपने देखा होगा कि 2 स्टेट, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने लोकसभा में जो है बिल्कुल जो बीजेपी की जो पलट कर दिया, एक तरह से देखा जाए तो उनकी उम्मीदों पे पानी फेरा। स्विंग स्टेट, 2 मेजर स्विंग स्टेट हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र ही है जहां पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमपी जाते हैं, 48 सीट है। 48 सीट्स में से जो है बीजेपी सबसे पहले जो है पिछले लोकसभा इलेक्शन में उसके पास सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स थी, लेकिन इस बार जो है वो सीट घट के काफी कम हो गई, 9 के आसपास हो गई हैं। और जो एमवीए है, जो कांग्रेस, उद्धव ठाकरे ग्रुप और जो एनसीपी शरद पवार, तीनों को यानी एमवीए ने मिलकर 31 सीट जीती। तो 31 सीट जी के आप सही कह रहे हैं कि लोकसभा में इन लोगों ने जो है एक तरह से बीजेपी पे ये अलायंस भारी पड़ा था, महायुति पे एमवीए, महाविकास आघाड़ी भारी पड़ा। लेकिन इस समय का जो असेंबली इलेक्शन होना है, उसमें थोड़ा सा मैं कहूंगा कि अभी जो है रूलिंग पार्टी जो है, वो रूलिंग पार्टी होने की वजह से उन लोगों ने प्रो पीपल प्रोग्राम, लाडली बहना की तर्ज पे उन्होंने वहां पर एक प्रोग्राम, प्रो वीमेन प्रोग्राम शुरू किया। अभी आपने बोनस की बात कह दी। तो इस तरह से जो प्रो पीपल प्रोग्राम हो जाते हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा पलड़ा भारी पड़ जाता है। जैसा आपने हरियाणा चुनाव में भी देखा, वहां पर सरकार नायाब सिंह सैनी की सरकार थी, तो उन्होंने बहुत सारे मुद्दे जो उनके एंटी इनकम्बेंसी की वजह से उनके खिलाफ जा रहे थे, सरकार में रहते हुए उन लोगों ने उसको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को फॉइल कर दिया, अपनी तरह से मैनेज कर दिया। इन तमाम चीजों में एक चीज ये आती है कि हमने देखा है कि जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस से आगे रही है, मतलब जहां पर क्षेत्रीय पार्टियां सीधे सीधे वहां पर चुनाव लड़ रही होती हैं, कांग्रेस उनका सहयोग कर रही होती है, तो वहां पर कांग्रेस और उनका जो गठबंधन है वो जीत रहा होता है। हमने देखा समाजवादी उत्तर प्रदेश में देखा, हमने जम्मू कश्मीर में देखा। अब यहां पर क्या है कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हारी है और जम्मू कश्मीर में उसका ग्राफ गिरा है, तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो दिखाई दे रहा है इस वक्त। और इसी का फायदा महाराष्ट्र में शिवसेना, उद्धव ठाकरे का गुट और एनसीपी शरद पवार वाली पार्टी उठाएगी, और हो सकता है कि उनको, कांग्रेस को वहां पर सीटें कम मिले। क्या लगता है आपको? ये आपने बहुत अच्छी बात कही। राजनीति में जो है, आपने जैसा कहा कि जो कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी के जो अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रही है 1 on 1, तो उसमें कमजोर पड़ती हुई दिख पड़ रही है। जबकि रीजनल पार्टीज के साथ में बहुत अच्छा ही बात आपने कही, समाजवादी पार्टी के साथ में जैसे उन्होंने अलायंस किया, तो वहां पर रीजनल पार्टी की लीडरशिप को लेकर चलें जी, तो उसमें वो लोग अगर यानी सेकंड फिडल होके, तो वो लोग बेहतर ढंग से लड़ पाएंगे, अपने इंटरेस्ट को सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र में ये स्थिति नहीं। कांग्रेस वहां पर जो है, उनके जो है, कांग्रेस के पास में 43 सीट्स हैं, तो कांग्रेस ये करना चाहेगी नहीं महाराष्ट्र में। वो इसलिए नहीं कहना चाहेगी क्योंकि अभी भी जो अलायंस एमवीए है उसमें सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं के पास में है, देखा जाए तो, क्योंकि यूबीटी के पास 15 है, और जो शरद पवार की जो पार्टी है एनसीपी, उसके पास भी कम नंबर, 10 के आसपास सीट्स हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस वहां का जो एमवीए का सबसे बड़ा घटक है, तो कांग्रेस चाहेगी कि उसका अपर हैंड रहे। लेकिन
देखा जाए तो जिस तरह चीफ मिनिस्टर के फेस पे जो घमासान एमवीए में मचा हुआ है, उस पे इन लोगों को या तो क्लियर कट एक स्टैंड लेना होगा कि साहब हम लोग चुनाव के बाद ही डिसाइड करेंगे लीडरशिप। अदरवाइज जैसे आपने देखा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे के पोस्टर्स लग रहे हैं कि आने वाले मतलब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर, और उधर उन्हीं के फेस पर चुनाव लड़ रही है महाविकास अघाड़ी। नाना अदरवाइज जो है लड़ने की बात हो रही है, जिसपे एमवीए में जो है शिवसेना कह रही कि इनको फेस बना दिया जाए, लेकिन कांग्रेस कह रही कि जो पटोले साहब हैं उनके स्टेट चीफ हैं उनको आगे किया जाए। तो ये इस पे अभी डिसीजन नहीं हो पाया। उसमें शरद पवार ने भी कह दिया है कि साहब हम चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे। लेकिन सर एक चीज आपने देखी होगी कि जब ये गठबंधन बना था महाविकास अघाड़ी, तब उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद कांग्रेस के कई नेता नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। उनका आरोप यही था कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे आगे झुक गई है पूरी तरह। इस तरीके के आरोपों लगाकर पार्टी उन लोगों ने छोड़ी है। तो क्या ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस का दूसरे प्रदेशों में ग्राफ गिरा है, तो उद्धव ठाकरे तो उसका फायदा जरूर उठाएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आइडियोलॉजिकली देखें, विचारधारा की बात करें तो विचारधारा पे दोनों पार्टी जो है एक तरह से देखा दो छोर हैं जी। वो जो देखा जाए तो जो हार्डकोर हिंदुत्व आइडियोलॉजी फॉलो करने वाली पार्टी शिवसेना जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है, और दूसरा कांग्रेस जो है जो मिडिल पाथ आप यूं कहें कि दूसरे आइडियोलॉजिकली दूसरे तरह से चलती है, सेकुलर पार्टी के रूप में उनकी आइडियोलॉजी आगे बढ़ती। तो उस तरह से देखा जाए तो दोनों में साम्यता नहीं होती है। वो एक अननेचुरल सा अलायंस इन लोगों ने किया था, ये भी बिल्कुल बात सही है, लेकिन उसके बीच में वो अपने हार्डकोर वोटर्स को नहीं छोड़ सकते। कांग्रेस की भी मजबूरी है, उसके साथ में जो अलायंस बनता है आपने देखा उसमें माइनॉरिटी सेगमेंट बहुत जबरदस्त है, एक वोट बैंक। तो इन सब वोट बैंक को लेते हुए कांग्रेस की भी मजबूरी है कि वो नहीं चाहेंगे कि उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ें। ये राजनीतिक रूप से देखा जाए तो उनके लिए ठीक भी नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि AIMM जो है, जो ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने कांग्रेस से और महाविकास अघाड़ी से साफ कहा है कि महाराष्ट्र में जो 28 सीट मुस्लिम डोमिनेटेड हैं असेंबलीज, तो उसमें जो इन लोगों ने कहा है कि हमारे साथ नेगोशिएशन हो ताकि हम मैक्सिमम सीट पर लड़ें और मुस्लिम वोटों का डिवीजन ना हो। और इस समय आपने देखा हो जिस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अपने बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है, वो भले ही एनसीपी अजित पवार गुट में थे, लेकिन उससे वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो बैकफुट पे दिख रही है। और जो माइनॉरिटी वोट बैंक है उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ कि उसमें भी एक तरह से देखा डायलेमा की सिचुएशन है कि किधर जाएगी। तो ये एक बहुत जबरदस्त वोट बैंक जो है, और साथ में आप लेकिन ओवैसी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है सर, वो कांग्रेस के साथ नहीं आती है, ना वो इंडिया गठबंधन में सामने आई, ना वो अलग अलग प्रदेशों में, वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करती है। तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ट्रैक रिकॉर्ड आप सही करें, लेकिन वहां पर महाराष्ट्र में उन्होंने पिछले उसमें भी जीती थी सीट, और उन्होंने जो है एक MP की भी सीट इस बार नहीं जीते हैं, लेकिन उसके पहले जीत चुके हैं। तो वहां पर उनका एक वोट बैंक है। औरंगाबाद उसके आसपास का जो है उनका एक सेगमेंट पड़ता है जिसमें वो कुछ सीटों पर प्रभावी है। इसीलिए उन्होंने बात की है कि साहब वो 28 सीटों में कितनी सीटें उनको अलग MVA स्पेयर करेगी वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपनी जो बात कही है कि यहाँ 28 महाराष्ट्र में जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं जिसपे हम लोग नेगोशिएट करके हम लोग कोशिश करें कि यहाँ वोट स्प्लिट ना हो और हम लोग MVA अलायंस इन सब मैक्सिमम सीट पे जीते। लेकिन उसी बीच में आपको कहूंगा अम्बेडकर जो प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी है, उनकी भी पार्टी उन्होंने जो MVA से अपना किनारा कर लिया था पिछले लोकसभा में, उन्होंने भी वो भी इस बार असेंबली सीट में जो है इसके साथ में नहीं आते हुए दिख रहे हैं। और उसमें उन्होंने कुछ जो मुस्लिम कैंडिडेट्स को अपनी पार्टी की तरफ से पहले ही टिकट दे दिया है, तो उनकी भी तैयारी है। तो फिर से वही दिख रहा है कि अगर ये लोग एक नहीं होंगे और जितना समय आपने देखा होगा 20 तारीख को चुनाव है अगले महीने, तो उसके पहले तुरंत मुझे लगता है 1 हफ्ते के अंदर अगर ये लोग इन सब क्रूशल इश्यूज पे डिसीजन नहीं लेंगे तो उसमें बीजेपी जो है जिस तरह से तैयारी पहले से करती रही, प्राइम मिनिस्टर के दौरे होते रहे और वहाँ मोर और लेस फॉर्मूला तय हो चुका है कि एनसीपी पवार गुट अजीत पवार कितना लड़ेंगे और शिंदे गुट कितना लड़ेगा और बीजेपी कितना लड़ेगी, ये सब ऑलमोस्ट उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है। और वो हो सकता है मुझे कल या 1-2 दिन में अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गठबंधन दोनों 3+6 पार्टियों की सिचुएशन दिख रही है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा ना महाविकास अघाड़ी यहाँ पर घोषित करने की स्थिति में नजर आ रहा है, ना महायुति स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि दोनों को लगता है कि ये सब कुछ तब होगा जब जीतने के बाद नेगोशिएशन होगा, जिसके पास ज्यादा सीटें होंगी वही होगी। आपने देखा क्योंकि जो अजीत पवार हैं वो भी चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट है, शिंदे भी बीजेपी की कोशिश है कि वो देवेंद्र फडणवीस को दोबारा से अब सीट में लाए। इधर क्या बोलते हैं उद्धव ठाकरे
की कोशिश है कि वो दोबारा से चीफ मिनिस्टर बने? तो ये टसल चलता रहेगा। जो चीफ मिनिस्टर के जो कई कैंडिडेट हैं, लेकिन वो डिसाइड तो तभी होगा जिसके पास मैक्सिमम वो होगा, अलायंस के पास वो होगा। और उस अलायंस में भी जो अलायंस पार्टनर के पास मैक्सिमम सीट्स होंगी, एमएलएज होंगे मैक्सिमम, उसी पे डिपेंड होगा। लेकिन क्रूशल इशूज़ की मैं बात कर रहा था, तो आप देखेंगे इस समय जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे जो महाराष्ट्र की काफ़ी, वो उसके पहले भी कुछ एक पार्टी के नेता का मर्डर हुआ था, तो ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वहाँ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर इस समय डोमिनेंट है। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि जो वहाँ पर जो आपस की खींचतान है जी, अगर फैक्शनलिज्म से लोग ऊपर नहीं आएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, तो जो रेस्पेक्टिव अलायंस, दोनों अलायंस का आपस में नुकसान होगा, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो अलग अलग मोड़ अभी लेगी, क्योंकि महाराष्ट्र में आज ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किया है। कब चुनाव होंगे, कब नामांकन होंगे, पूरी जो बात है हमने आपको बताई। और हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में किस तरीके से अलग अलग जो दो बड़े गठबंधन हैं उनकी तैयारियां चल रही हैं, और कैसे असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM के जो प्रमुख हैं वो कैसे वहां पर तैयारी कर रहे हैं। तमाम चीजें हमने आपको बताया। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर आपकी क्या राय है? महाराष्ट्र में आप किस गठबंधन को ज्यादा मजबूत देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और रोजाना पोल पंच के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए India.com। धन्यवाद।